और अशरफ के मारे जाने के बाद जिस आदमी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि उनके सबसे नज़दीकी दौर में सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति जो है उसका नाम है जीशान। जीशान ही वो शख्स है जो 14-15 महीने पहले अतीक के बेटे अली के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई और जीशान के एफआईआर पर अतीक अहमद का जो सबसे एग्रेसिव बेटा है अली उसको जेल की सलाखों के पीछे गया। असद और अली जीशान को समय समय पर हड़काते रहते थे, धमकाते रहते थे। एक समय जीशान जानू मेरे साथ है, एक समय अतीक अहमद के साढ़ू के भाई जीशान उनके बहुत करीबी रिश्तेदार और उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन जेल में जाने के बाद अतीक अहमद और अशरफ के बीच अतीक अहमद और अशरफ जीशान के बहुत खिलाफ हो गए और जीशान के लिए उन्होंने कई बार फोन पर जेल से धमकियां दी। इसके बाद एक बार अली अपने 15 गुर्गों के साथ जीशान के ऑफिस आया और इनको बट और दूसरी चीज़ों से राइफल से इनके लोगों को मारा और इनका ऑफिस ध्वस्त कर दिया। 31 दिसंबर 2021 यानी कि आज के 15-16 महीने पहले जीशान ने एक इलाहाबाद के थाने में जो संबंधित थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इस एफआईआर में जीशान ने सीधे सीधे कहा कि अतीक अहमद के बेटे हमारे पास आए और उन्होंने 5 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि अब्बू से जेल में बात करो और 5 करोड़ रुपए हमें अभी दो। और जेल से और क्या क्या हुआ उस दौरान और उसके बाद, क्योंकि जीशान अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जीशान खुद भी बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं। और न्यूज़ 24 से मेरा पहला सवाल जीशान यही है कि ये अतीक और अशरफ हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा नाराज आपसे रहते थे ऐसा बताया जाता है, ये सही है ना? जी जी सर, एकदम सही है, एकदम सही है। क्योंकि इसे नाराज रहते थे सर कि उन्हें ये लगा कि कोई परिवार का आदमी खिलाफ जा रहा है तो इससे और भी आवाज़ें उठ सकती हैं। और क्योंकि मेरे साथ जो हुआ सर, तो मैंने तो उसकी आवाज़ उठाई, एफआईआर करी, सब जेल गए। और उनके लड़के अली मेरी वजह से आज जेल में है, जो कि मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैंने उसकी एफआईआर करी। तो इस वजह से मेरे ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते थे, दोनों भाई, अशरफ अतीक दोनों। लेकिन कहा यह जाता है, ऐसी चर्चा है, आप जरा बताएंगे खुल के, कि पहले आप अतीक अहमद के बहुत करीबी और बहुत लाडले हुआ करते थे, बहुत कामधाम भी आपको अतीक अहमद कराते रहते थे, लेकिन बाद में कुछ पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर के उनकी मंशा या आपकी मंशा में कुछ फ़र्क पड़ गया? ऐसा है सर ना कि अब ये तो वो अपने मुंह से कहते थे और हम लोग तो उनके लड़ने लायक ही नहीं थे। अगर उनका हम 10 रुपये या 100 रुपये भी ले लेते हैं तो उसको सूद समेत हमें वापस करना पड़ता। सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि वो किसी न किसी हमें घेरा करते थे। आपको बहुत पहले मुझे एक बार जेल भी बुलाया गया था, देवरिया जेल में, तब वो यही सब बातें कि काम करो, जाओ, ये करो, मुझसे पैसे ले लो, पैसा रखा हुआ है। लेकिन मैं जानता था सर कि अगर इनसे मैं पैसे ले लूँगा एक बार तो शायद मैं बुढ़ा हो के मर भी जाऊंगा और लेकिन मेरी अगली पीढ़ी को भी हिसाब देना पड़ेगा, इनके बच्चों को। इस वजह से मैंने बहुत दूरी करी कि हम जैसा लेकिन ऐसा देखिए, आप कह रहे हैं आज अतीक अशरफ दुनिया में नहीं है और उनके चारों बेटे जेल में हैं, लेकिन ऐसी बहुत प्रयागराज में कहानियां हैं कि नहीं, जीशान जानू का दिन अतीक की वजह से बदल गया था। नहीं नहीं, ये बात है कि वो रिश्तेदार थे हमारे, ये बात भी हकीकत है। और जो दिन बदलने की बात है सर, तो आपको बता दें कि हम ख़ानदानी, हमारे परिवार में हम बहुत कम 100 बीघा ज़मीन हम लोगों की है। हम लोगों ने हमेशा अपना रास्ता बदल रखा था। बस वही मेन लड़ाई उसी की थी सर। अक्सर जब कोई बिज़नेस करता है, कोई करता है, तो हर किसी के 2-4 पार्टनर होते हैं। अब ये था कि सर इनके साथ पार्टनरशिप करने का या इनको पैसे देने का मतलब रहता है कि सिर्फ इनको देना है, आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आपकी प्लेट में जो रखा है वो भी ये ले लेते थे। और इसी में मैंने दूरी कर रखी थी कि कहीं ना कहीं मेरा जो बड़ा भाई है वो पीड़ित था, बहुत ज़्यादा पीड़ित था, लेकिन वो कभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा। साड़ू? जी जी, जो साड़ू हैं। और हमने देखा कैसे रास्ता परवीन की बहन का पति। जी जी जी, एकदम सही। मैंने देखा कि कैसे कैसे रात में उनको फ़ोन आ जाता था, कैसे रात में सो नहीं पाया करते थे। तो मैंने तो 2016 से रियल इस्टेट का काम किया, बहुत काम भी नहीं किया, थोड़ा मोड़ा काम किया, बस उसी में बस काम शुरू ही किया कि फ़ोन आना शुरू हो गया, फिर काम बंद कर दिया। आसाद कालिया ने मैंने एक ज़मीन ले रखी थी 4 बीघा, जिसको आसाद कालिया ने उसके कहने पे किसान को लिखा दिया, जो संजय गुड्डू के नाम लिखी गई थी। पैसा पूरा मेरा वहाँ था, मैंने
पब्लिक से पैसा लेके दिया था। तो इस तरह बहुत पीड़ित किया गया। ये तो एक वो संदेशा देते हैं कि सब मेरा है, सब मेरी वजह से है, और आज जो भी हो मेरी वजह से है। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि मैंने उनसे लिया क्या, और मैंने कहीं किसी से कहा हो कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ या इनके नाम पे मैंने कोई ज़मीन ली हो, तब वो चीज़ें होती हैं। अगर आज इस दुनिया में हर कोई कमा खा रहा है तो क्या वो अतीक अहमद की वजह से? सब ऊपर वाला देने वाला है। और ये है कि ये खुद सोचते रहें कि मैं खुदा हूँ, इसी वजह से आज देख लीजिए आपके सामने क्या हो गया है। देखिए, जिस इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं इलाका बताना नहीं चाह रहा हूँ, इस पूरे इलाके में अतीक और अशरफ का जो दबदबा और जो जलवा था वो तो खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। तो ऐसी में आप उनके रिश्तेदार होकर और उनसे विरोध में जाने की हिम्मत उनके रहते कर सकते थे? आपको ये बता दूं कि मैं इस तरह हर समय डरा रहता था, लेकिन अगर मैं इनके विरोध में ना जाता, अगर मैं एफआईआर ना करता, तो यकीन करिए जो हमारे बाप दादा की भी ज़मीन है वो सब हड़प लिए होते, बर्बाद कर दिया होता। क्योंकि जो उनका मेन गुर्गा आसाद कालिया है वो इस तरीके से 10 गुर्गों को लेकर हर समय मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था, और जैसे हम लोग निकले घर अटैक करता था, मिलो पैसा दो, बहुत तरीके की बात है। लेकिन अगर मैं समझ गया कि अगर मैं 2 नाव पे पैर रखा हूँ, एक नाव पे अगर मैं नहीं गया तो मैं डूब जाऊंगा, तो मैंने भी एफआईआर करी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो एफआईआर आपने की, इसमें आपने सीधे सीधे लिखा कि अली आपके पास आया और कहा कि अब्बू से फ़ोन पे बात करो। तो उस समय वो साबरमती जेल में थे, जो जानकारी आपने फ़ोन पे बात की? हाँ, फ़ोन पे बात हुई, स्पीकर ऑन करके बात हुई, और कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 मिनट बात हुई, और यही कहा कि ये ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, और नहीं तो आप 5 करोड़ की रंगदारी दे दो। आप खुद पता करेंगे जो मेरी ज़मीन, वो पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे बाप दादा की ज़मीन है। जैसे बहुत लोग शहर के जो उनके गुर्गे लोग हैं, जो उनके यकीन के जो चम्मच लोग हैं, ये कह लीजिए, वो कहते हैं अरे भाई ये की जो ज़मीन रही, अरे जाओ कागज़ निकलो, हमारे दादा की ज़मीन है, तब शायद पैदाइशी भी ना रहे हों अतीक अहमद की। तो कहने में इसी तरीके का इतना टॉर्चर किया जाता था। पता चला कुछ सूत्रों से कि वो जो 5 करोड़ रुपए अतीक ने कहा कि तुम अभी दे दो अली को, तो उस 5 करोड़ में शायद आपने कुछ पैसा दिया भी। नहीं नहीं नहीं, मैंने सर पैसे ही तो नहीं दिया, उसी की तो लड़ाई है। पैसा दे देता, लड़ाई किस बात की रहती? क्योंकि बस उधर पैसा मांगा गया और इधर में आके यहाँ एफआईआर कर दिया, उधर हमला हुआ, फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं। उसके बाद इसके गुर्गे वुर्गे हमेशा घेरा करते थे, कभी ईंटा चला देते थे घर पे रात में, और गाड़ियाँ लगा देते थे। लेकिन मैं सर देखिए, मैं लेकिन योगी सरकार में आपके ऑफिस को अली और उसके गुर्गों ने जेसीबी से गिरा दिया। असल में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप कोई प्लाट कब्जा करिए या कोई बाउंड्री गिरा दीजिए, तो हमारे जो कानून के हिसाब से बहुत छोटा सा मुकदमा होता है उसमें, और छोटा सा मुकदमा होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, ना उसमें कोई गिरफ्तारी है, उसमें 1-2 महीने की जेल भी है, वो भी जेल जाता नहीं इंसान। तो इस तरीके की तो मैंने आवाज़ उठाई, इस तरीके के हमने 100 केसेस हैं, लेकिन वो कभी बोलेंगे नहीं। जिनके घर कब्जे हो गए, प्लॉट कब्जे हो गए, दूसरों को प्लॉट बेच दिया गया, सारी कमान आसाद कालिया को दिए रहते थे अतीक अहमद। और कहने मतलब है कि आज के टाइम में आप यकीन कर लीजिए कि सब का घर द्वार बेचारा बन गया है, अब कोई रंगदारी मांगने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत पहले से हो गई थी, ये सब चीज़ें आप अब बताओ 2-3 सालों से बड़ा लोग सुकून में थे। तो आप तो उनके करीबी रिश्तेदार हो, सब आप उनके लोगों को भी जानते हो। ये गुड्डू मुस्लिम का क्या चक्कर है? अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, वैसे ही कनपट्टी पे गोली चली। अब इसमें मैं क्या कहूँ कि अब उनके दिल में क्या बात थी, वो क्या कहने जा रहे थे, कोई ज़रूरी बात बताने जा रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी कर दी, वो बताने जा रहे थे। अब इसमें तो कोई कुछ नहीं बता सकता कि आगे वाले अल्फाज उनके क्या थे। इस एफआईआर के बाद जो 31 दिसंबर 2021 को आपने दर्ज कराया, उसके बाद अतीक अहमद का या अशरफ का कोई फ़ोन आपको आया? अतीक अहमद का, अशरफ का फ़ोन नहीं आया, लेकिन जो आसाद कालिया है मैं आप बता दूं, वो उनके मैसेज वही सबको देता था। वो अभी कहाँ है? वो अभी तो फरार चल रहा है। और वही जैसे मेरे कई लोगों को उसने फ़ोन किया कि उसका साथ ना दो, उसके साथ ना जाओ, उसका बहुत बुरा दिन आने वाला है, भाई बाहर आ जाइए तो ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, बहुत तरीके की बातें। मेरे साथ जो काम करते थे उनको फ़ोन करके धमकी दी जाती थी, कर लो अभी मज़ा कर लो, बस बहुत जल्द समय बदले वाला है। तो इस तरीके के जो उनका जो मैसेंजर था आसाद कालिया, जो सभी जानते हैं, बहुत पीड़ित किया सर उसने। आसाद कालिया ने बहुत पीड़ित किया, यकीन कर लीजिए कि मेरे साथ लोग चलना जो है वो हो जाते थे, डरते थे। सुना था कि कुछ दिन आप प्रयागराज छोड़ भी दिए थे। नहीं, एकदम सही सुना था। मैं एफआईआर करने के बाद काफ़ी दिन तक मैं लखनऊ में रहा हूँ,
और फिर जब मुझे लगा कि कुछ राहत है। कब आए आप? उनके मारे जाने के बाद आए प्रयागराज? नहीं नहीं नहीं, मैं बस 2-3 महीने बाहर रहा हूँ, फिर मैं आता जाता रहा हूँ। मैं इतना भी नहीं डर गया था कि मैं एकदम छोड़ दूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं डर बना रहता था। घर में भी बच्चे, माएँ थी, लगता अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। इस वजह मैं आता जाता था, इतना मैं डरा नहीं था, लेकिन यह है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करता था बस। देखिए जीशान, हम लोगों को, पत्रकारों को एक लिस्ट मिली कल। वो आधिकारिक तौर पर तो मैं नहीं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट है या पुलिस की लिस्ट है, लेकिन एक लिस्ट मिली जिसमें लिखा गया था कि अतीक अहमद के सताए लोगों की सूची, उसमें पहला स्थान जीशान का था। तो क्या सताए जाने वाले, क्योंकि देख जितने तरह की थ्योरी चल रही है, पहली बात मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो अतीक और अशरफ मारे गए या मरवाए गए? देखिए सर, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ये आप हमसे पूछ रहे हैं, अब ये मारेंगे मरवाएंगे सर, ये तो प्रशासन ही बता पाएगा आपको, शासन प्रशासन। इस पर मैं सर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, अरे घटना तो सब दुनिया देख रही है। जी जी, घटना तो सब देखिए, लेकिन अब ये है कि ये तो प्रशासन ही सर बता पाएगा ना कि क्या हुआ। जांचें हो रही हैं, SIT की जांच भी गठित हो गई है, तो इसमें सर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब ये है कि जो है सब कैमरे में देखा है, आप लोगों ने देखा, हमने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा है, और इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर मैं, क्योंकि जो हुआ है वो सबके सामने सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद अशरफ अतीक की हत्या के बाद जीशान कुछ दिन तक गायब रहे और फिर आज प्रकट हो गए, इसमें कोई बात? ऐसा है सर ना कि मैं लखनऊ अक्सर आता जाता रहता हूँ, और मैं तो जिस समय हत्या हुई मैं उस समय लखनऊ में ही मौजूद था। मैं वहीं पे मैंने न्यूज़ चैनलों पे देखा मैंने, और फिर मुझे लगा कि कुछ देर तो वो ना मानने वाली बात थी कि दोनों भाई की एक साथ हत्या हो गई। इतना आतंक है कि अभी तक लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो सुपुर्दे खाक हो गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जैसे दोनों के अचानक हत्या हो जाना हमने न्यूज़ चैनल पे देखा, तो मैंने सोचा शायद कुछ, मैं फिर सब चैनल बदल के देखे, तो सब पे न्यूज़ चल रही भी देखा कि 3 लोगों ने किस तरीके से उनकी हत्या करी। और कहने मतलब है कि देखिए, जो मैं पीड़ित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था। जो अतीक अहमद, उसका गुरगा साथ कालिया ने हम लोग को बहुत पीड़ित किया। हम लोग को काम करना देखिए दुश्वार रहता था कि किस तरीके से हमने अपना परिवार चलाया हमने। और मेरे कहने का मतलब ये है कि आसाद कालिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो एक ऐसा गुरगा है कि जो मुझे सुनने में आ रहा है कि उसने कसम खा ली है कि अब जानू को मारेंगे ज़रूर, अब कुछ भी हो जाए, अब जीशान को मारेंगे ज़रूर। किसके बाद? इस घटना के बाद? जी जी, इस घटना के बाद काफ़ी, देखिए हम लोग इस घटना के बाद शक और सुबह की वजह से आपको मारने की बात हो रही है? नहीं नहीं, उसको ये लग रहा है कि ये क्यों बोल रहा है मीडिया में, ये क्यों बयान दे रहा है मीडिया में, क्यों इसकी इतनी ज़बान चल रही है। मैं अपनी बातें रख रहा हूँ और मेरा नाम बार बार ले रहा है। अभी तो आप पहली बार आ रहे हैं इस हत्या के बाद? हाँ नहीं, इस हत्या के बाद हाँ पहली बार आया हूँ मैं आज। इस हत्या के बाद आप पहली बार न्यूज़ 24 पर हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जीशान पीड़ित था तो जीशान क्यों बोल रहा है, तो जीशान अब आगे क्या करेगा, ऐसा तो नहीं? नहीं देखिए, उसको पता है कि मैं जो भी उनके गुर्गे हैं, आसाद कालिया, खचोली वगैरह बहुत सारे हैं, मैं उनके खिलाफ देखिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि इनकाउंटर हो गया, हत्याएं हो गई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके खिलाफ लड़ाई छोड़ूंगा। मेरी लड़ाई चलती ही रहेगी जब तक ये आसाद कालिया वगैरह लोगों को मैं इनके अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगा। क्योंकि मैं जिस तरह पीड़ित किया गया हूँ, जिस तरह मेरी ज़मीनें लूटी गई, जिस तरह मुझे मारा गया, पीटा गया, जिस तरह आज यकीन कर लीजिए कि आज हमारे जो 100 दुश्मन पैदा हो गए हैं, वो किसकी देन की वजह से है वो हर कोई जानता है। तो इस वजह से मैं इस लड़ाई को रोकूंगा नहीं सर। अच्छा, एक बात बताइए, अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद उनके परिवार का आतंक खत्म हो जाएगा, आप मानते हैं? अब देखिए, आप जो थे वो अतीक थे, जो थे वो अशरफ थे। अब ये बताइए कि हमें तो कुछ अब दिख ही नहीं रहा है, एकदम शहर सन्नाटा हो गया है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब उस पर मैं और अपनी क्या राय दे सकता हूँ, क्योंकि आतंक ही नहीं, हमें तो लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है सर। अब इस पर और क्या बोलूँ बताइए। और ये जो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको हत्या के बाद से लोग इस तरह की थ्योरीज, देखिए इस तरह हत्या में निकल रही है कि भाई अतीक की जिससे दुश्मनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा सकता है। कुछ लोग जो पैसा लिए थे,
जो लेना नहीं चाहते थे, अतीक उन लोगों को फ़ोन करके धमकी दे रहा था, पैसे मांग रहा था, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ सफ़ेद पोश नेता या दूसरे तरह के लोग हैं जो ये चाहते थे कि अतीक अगर राज खोल देगा तो हमारे लिए मुश्किल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही मर्डर होना, तो ये तो पेशेवर हत्यारे थी, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ रही होगी वजह। कुछ ना कुछ हो सकता है कि राज खुलने वाला रहा हो, कुछ ना कुछ वो बताने वाले रहे हों, लेकिन अब तो ज़बान ही रुक गई और सारे राज दफन हो गए और इस पर अब क्या बताया जाए कि अब हो सकता है बहुत सारे राज खुले भी हों, खोलने वाले रहे हों। हो सकता है शासन प्रशासन के पास सारी चीज़ें होंगी जो चीज़ें अच्छा, प्रशासन शासन का आपको संरक्षण प्रोटेक्शन कैसा मिल रहा है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। शासन प्रशासन ने हमें गनर भी दिया हुआ है और बीच बीच में हमारा हालचाल भी लेता रहता है। उनका बहुत बहुत एहसान है योगी जी की सरकार में, और नहीं तो बहुत सारी सरकारें आई गई हैं सर, और प्रोटेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मन चाहे अपने हिसाब से काम होता था और हम जैसे पीड़ित लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे सर। बाबा जी की सरकार ना होती तो आवाज़ तो देखिए नहीं उठा सकते थे। लेकिन बाबा जी की सरकार में पुलिस कस्टडी में हत्या भी तो हो गई। अब ये सर इसमें मैं भी जैसे चैनल पे चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। अब तो शासन प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जिन्होंने किया है उनकी भी जांच हो रही है, वो पकड़े भी गए हैं। बस जितना आप देख रहे हैं मैं भी नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आप इतने करीबी रिश्तेदार थे, आपका घर आना जाना सब सही चल रहा था एक समय तक। उस समय कौन सफ़ेद पोश अतीक अहमद के संपर्क में थे? ऐसा ऐसा कि पूरा शहर आता था, सफ़ेद पोश भी आते थे, गुंडा भी आते थे, बदमाश भी आते थे, चोर नेता? भी आते थे, बहुत सारे नेता आते थे। जितने भी सांसद विधायक इस एरिया में रहते थे आते थे सर। सपा वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी है सब आते थे। और देखिए आज कहीं ना कहीं ईडी के भाजपा वाले कुछ? देखिए भाजपा की जब से गवर्नमेंट आई तब से तो वो अंदर ही है सर, तो उसमें किसी को देखना दिखाना हुआ ही नहीं। और जेल कोई भाजपा वाला जाता नहीं मिलने किसी से। तो मेरे जान जहन में तो नहीं है, पहले भी अभी भी कोई भाजपा वाला मिला। एक सपा वाले रहते थे, बसपा वाले भी रहते थे, वो जो सब आते जाते लाइन लगाए रहते थे। तो हम ये क्यों ना मानें कि आपको इस सरकार का बहुत संरक्षण मिल रहा है, तो आप कुछ पार्टियों का नाम ले रहे हैं और इधर के लोगों को सबको एकदम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही तो मेरी किसी भाजपा में किसी से मेरा परिचय है, ना ही तो किसी से दोस्ती है। अब ये है कि जिस सरकार में हमें इंसाफ मिला है, जिस सरकार में हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली है, उस वजह से हम जो हमारे साथ हुआ है वो मुझे बताना है। पार्टियों का मामला है, वो अपने हिसाब से एक दूसरे पर क्लेम लगाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। वो उनको कहें, लेकिन मुझे इस सरकार में सुरक्षा भी मिली है। इस सरकार में मैं अपने आप को सेफ भी महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं बाबा जी की वजह से ये सारी चीज़ें, नहीं तो बहुत ही सरकारें आई गई हैं। पहली सरकारें भाजपा की भी आई गई हैं। ये कार्रवाई हुई थी अतीक अहमद के खिलाफ, मैं आपको बता 2002 की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे। मिली जुली सरकार थी। लेकिन यह है कि जिस तरीके से बाबा तो जी में अतीक अहमद के साथ आप पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में थे? नहीं, मेरी इतनी अभी एज भी नहीं है। तो मैं तो समझ बता रहा हूँ 2016 से मैंने काम ही अपना रियल एस्टेट का शुरू किया। बस ज़मीन लेना शुरू किया मैंने कि ज़मीन लूँगा, इसको बढ़ा के 2 पैसे में बेचूंगा, बस उसी बात फ़ोन आना स्टार्ट। जब अली आया था, असद भी उसके साथ आया था? नहीं, असद नहीं आया था। असद जब अली रहता था तो अली ही सब मैनेज करता। हाँ, यही देखिए पहले होता क्या था, पहले से उमर था, बड़ा था, उसने मैनेज किया, फिर वो फरार हो गया, फिर अली चालू हुआ, फिर अली 1.5 साल के अंदर चला गया। फिर ये तो हम लोगों ने अचानक असद को इस रूप में देखा, ऐसे समझ लीजिए। और नहीं तो मोहल्ले में दिखता विकता था, और क्या कहूँ उसके बारे में। और ये शाइस्ता परवीन के बारे में क्या कहते हैं भाई? बेटा मर गया, जनाजे में शामिल नहीं हुई। आपकी भाभी उनकी बहन है, अपने जनाजे में बेटा मर गया, शामिल नहीं, अपना पति मर गया, देवर मर गया, जनाजे में शामिल नहीं हुई। शाइस्ता परवीन आपको क्या लगता है? ऐसा है, देखिए कहीं ना कहीं एक कुदरत का इसे कहर दे कह लीजिए, ये सब आसमानी चीज़ हैं। अब इंसान ने क्या किया है, क्या बोया है, वही आपके सामने। इस पर क्या कहूँ मैं। बहुत बड़ी बदनसीबी है जब कोई इंसान अपने बच्चे की मट्टी को नहीं देख सकता, अपने पति की बॉडी को नहीं देख पाया है। बहुत बड़ी बदनसीबी है। इससे बड़ी बदनसीबी तो हमने तो अपने ज़िंदगी में देखी ही नहीं। बहुत बड़ी बदनसीबी है। अब एक बात और है कि अभी अली तो जेल में है,
अली जेल में हमने अभी आप ही के मुकदमे में, इसी में? जी अभी जेल में, बल्कि हमने कल न्यूज़ चैनल पे देखा कि उसका सर फोड़ लिया, उसने क्या फोड़ लिया। नहीं, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। डीजी जेल ने ये बता दिया कि वो सुरक्षित है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ मैं। और अब जेल में है। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे आसाद कालिया वगैरह मुझे लगे रहते थे मारने में, तो मुझे भी उनके मुकाम तक पहुँचाना है। मैं उनके खिलाफ लड़ता रहूँगा जब तक रहूँगा। काम तक पहुंचाना है मतलब ऊपर? नहीं, ऊपर नहीं, ये हमारा पेशा नहीं। हम तो नहीं चाहते किसी की जान जाए, हर कोई जिंदा रहे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए। ऐसी लाइनों से, ऐसे लोगों से आपके बहुत ऊपर दूर कोई रहे। मुकदमा है? मेरे ऊपर ऐसा है कि एक छोटे मोटे, कितने? एक मुकदमे, एक दो मुकदमे छोटे मोटे ऐसे होते हैं, जमीन के जो काम करते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं। जबरन वसूली? नहीं कब्जा? वसूलू नहीं। वो कहते हैं ना कि वो 147 एक धारा होती है मारपीट की, ऐसे उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि मुकदमे ऐसे लग जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन हमने कभी किसी को अतीक अहमद से पंगा लेने वाला आदमी कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं, या तो बहुत हाँ। अब देखिए, अभी आपको बता दें, अभी ये 2-3 महीना पहले मेरे ऊपर एक मुकदमा लिखाया गया, ठीक है, जिसको मैं जानता भी नहीं। उसका आज़ाद दलित था वो। उसने मुकदमा लिखाया कि मेरे भाई ने, मेरे पूरे परिवार ने उनके घर में घुसा, उनके बच्चों को मारा, उनके बच्चों को पीटा, और उनकी लड़कियों को छेड़खानी, पास्को सब लग गया। उन्होंने कैसे करके अतीक अहमद ने मुकदमा लिखा दिया। तुरंत जांच हुई, तुरंत मुकदमा पोस्टपोन हो गया। तो इसी तरीके के मुकदमे, फर्जी मुकदमे। देखिए, अतीक अहमद से लड़ने का मतलब ये रहता था, या तो जान जाएगी या तो जेल जाओगे। अपना उनका एक इतिहास रहा है कि कैसे लोगों को फंसाना है, और फंसा नहीं पाया तो मरवाना है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, बहुत देर से मैं बात कर रहा हूँ, और एक बात बताइए, शहर पश्चिमी सीट तो खाली हो गई, चुनाव लड़बो? नहीं, चुनाव लड़ने का ना कोई हमारा इरादा है, ना ही चुनाव में सोचता हूँ। हम लोग सुकून से अपना परिवार पाल लें, क्योंकि जो हिसाब से अब आप देख रहे हैं कि हर कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा? नहीं, कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन करने का नहीं। हम जहाँ हैं इसी ठीक हैं। और अब आप अपने को खतरे से बाहर मान रहे हो? खतरे से बाहर कैसे मान ले, जब तक वो गुर्गे लोग बाहर टहलें सर। उनके अंदर एक जज्बात होगा कि मारो इसको, वो हमारे खिलाफ गवाही भी देगा, हमें सजा पड़वाएगा, तो कैसे खतरे से बाहर मान ले। अभी खतरा बहुत बना हुआ है, पहले से ज़्यादा मुझे डर लग रही है, आपको मैं बता दूं। लग रहा है उनके गुर्गे से मुझे टारगेट लिया। उनके गुर्गों को ये लग सकता है कि उसके पीछे कहीं आप? हाँ? नहीं, ये सब नहीं। उनको ये लग रहा है कि ये रहेगा तो हमको सजा पड़वा देगा, और ऐसा है कि सब खत्म है तो इसको भी मार डालो। बस उनके गुर्गों के दिमाग में है कि अब जिंदा है तो उसको मार डालो, नहीं तो ये जब तक जिंदा रहेगा ये हमारे खिलाफ बोलता ही रहेगा और सजा पड़वा देगा। उनको सबसे बड़ा डर तो ये है ना कि सजा पड़ जाएगी हमको। आसाद कालिया बहुत खतरनाक इंसान है, आप उसके बारे में पता कर सकते कितनी जमीन जायदाद। किसके बारे में पता करें? अभी तो गुड्डू मुस्लिम में परेशान है। गुड्डू मुस्लिम का तो आप जान रहे हैं उनका क्या अंजाम होगा, जो उन्होंने किया वो आज उन्हीं लोग की वजह से अतीक अशरफ हैं, असद हैं, सब देख लीजिए कहाँ क्या हो गया। सब कुछ बदल गया, पूरा इलाहाबाद बदल गया। उसमें क्या कहें। गुड्डू मुस्लिम अगर ये सब सही होते तो आज ये घटना ही क्यों होती। इनको तो बम चलाना था, बॉल फेंकनी थी, फेंक लिया बॉल। देख लीजिए आपके सामने बॉल का नतीजा। चलिए, आप मिले, बहुत दिन से हम खोजे थे। अब मैं अपने इलाहाबाद के साथी पंकज चौधरी, जो कि हम दोनों इनको जीशान जानू को पिछले 2 दिन से, इस हत्याकांड के बाद जब से मैं आया हूँ, जीशान जानू चूँकि सबसे नज़दीकी रिश्तेदार जो अतीक का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, और फ़ोन से अतीक ने अपने बेटों को कहा कि जीशान से बात कराओ और 5 करोड़ रुपए लेकर आओ, तो ये पंकज चौधरी और हम मिलकर खोज रहे थे। जीशान आज मिल गए। पंकज, एक बात बताइए, ये एक नहीं लगता है कि यहाँ की स्थिति में जीशान वो आखिरी आदमी था जिनसे हमने बात की, जिनसे उनके परिवार के इतने नज़दीकी रिश्ते थे और इतनी दुश्मनी में बदल गए? जाहिर सी बात है कि अब जब बहनोई मतलब वो हो गया कि साड़ू भाई है, तो साड़ू भाई तो बहुत ही करीब होता है, पत्नी बहन तो काफ़ी करीब रहे होंगे, काफ़ी आसपास जाना आना रहा होगा, घर में बैठना उठना भी रहा होगा। उसके बाद एकाएक प्रॉपर्टी को लेके और पैसे को लेके इस तरह का जो बड़ा बात सामने आई थी, वो तो जाहिर सी बात है कि पैसे को लेके मामला हुआ, फिर अलग अलग हुए। तो एक समय में तो जीशान काम करते थे अतीक अहमद के लिए। करते थे ना? बिल्कुल, अतीक अहमद के लिए एक समय में काम करते थे ये, और उसके बाद फिर कैसे अलग हुए, क्या हुआ, ये तो फिर अभी गोलमोल सारा कुछ चल ही रहा है।